इस नए और बेहद दिलचस्प विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय अनेक ऐसा टूल है जो रिसर्च और डेटा साइंस की दुनिया में बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। हम बात कर रहे हैं SPSS की, यानी स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेज सॉफ्टवेयर की। बिल्कुल, और इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आज हम गहराई से देखने वाले हैं। हाँ, और इसके अंदर हम दो बेहद शक्तिशाली तकनीकों को डिकोड करने वाले हैं। पहला है एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, जिसे हम अपनी चर्चा में EFA कहेंगे, और दूसरा है क्रॉनबेक अल्फा के जरिए की जाने वाली रिलायबिलिटी टेस्टिंग। सही कहा। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि रिसर्चर जटिल डेटा के उस विशाल अंबार को कैसे एक स्पष्ट और सरल और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक विश्वसनीय रूप में बदलते हैं। अक्सर जब डेटा एनालिसिस या सांख्यिकी जैसे शब्द सामने आते हैं तो दिमाग में बस संख्याओं का एक उबाऊ जाल छा जाता है। ये विषय सुनने में थोड़ा तकनीकी जरूर लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये जानकारी के उस भारी शोर को कम करने का एक जादुई तरीका है। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। बिल्कुल, और इस चर्चा की शुरुआत में ही ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ये विषय केवल बेजान डेटा या अंक, कुछ सॉफ्टवेयर कमांड्स के बारे में नहीं है। ये उस डेटा के पीछे छिपी हुई कहानी को समझने के बारे में है। कहानी से आपका मतलब पैटर्न से है? हाँ बिल्कुल, पैटर्न। देखिए, जब एक रिसर्चर हजारों लोगों से उनकी राय लेता है तो वो केवल नंबर इकट्ठे नहीं कर रहा होता है। वो मानव व्यवहार और उनकी प्राथमिकताओं और प्रवृत्तियों को समझने की कोशिश कर रहा होता है। EFA और क्रोनबैक अल्फा जैसे टूल एक ऐसा लेंस प्रदान करते हैं जिससे उस बिखरे हुए डेटा में एक पैटर्न देखा जा सके। ये उस शोर शराबे वाले कमरे में एक स्पष्ट आवाज को पहचानने जैसी प्रक्रिया है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तो आइए सबसे पहले इस एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस यानी EFA की अवधारणा को गहराई से समझते हैं। रिसर्च की दुनिया में EFA को एक ऐसी सांख्यिकीय तकनीक माना जाता है जिसका उपयोग मापे गए चरों, जिन्हें मेजर्ड वेरिएबल्स कहा जाता है, उनके बीच के छिपे हुए संबंधों को पहचानने के लिए किया जाता है। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस तकनीक का नाम ही एक्सप्लोरेटरी है। एक्सप्लोरेटरी मतलब खोज करना, राइट? एकदम से, मतलब खोज करना। EFA का इस्तेमाल तब सबसे ज्यादा होता है जब पहले से कोई परिकल्पना या थ्योरी नहीं होती। तकनीकी भाषा में इसे अप्रायोरी हाइपोथेसिस का न होना कहते हैं। अप्रायोरी हाइपोथेसिस यानी पहले से कोई धारणा नहीं है। हाँ बिल्कुल, यानी जब डेटा जमा करना शुरू किया जाता है तो किसी को नहीं पता होता कि उस डेटा में कितने फैक्टर्स या कितनी श्रेणियां छिपी हुई हैं। बस डेटा को सॉफ्टवेयर में डाला जाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को ये खोजने दिया जाता है कि कौन से चर या कौन से सवाल एक दूसरे के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं। तो अगर इसे बहुत ही सरल शब्दों में कहा जाए तो मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा सर्वेक्षण किया गया है जिसमें 100 से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। अब उन 100 सवालों के जवाबों को देखना और समझना किसी के लिए भी सिरदर्द हो सकता है। किसी के लिए भी 100 सवाल बहुत होते हैं। हाँ, तो EFA उन 100 सवालों के डेटा को कम करके कुछ मुख्य और आसानी से समझे जा सकने वाले फैक्टर्स या श्रेणियों में बदल देता है। बिल्कुल सही। इसे समझने के लिए एक रोजमर्रा की जिंदगी का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक नए रेस्टोरेंट के बारे में ग्राहकों की प्रतिक्रिया जानने के लिए एक फीडबैक फॉर्म बनाया गया है। उस फॉर्म में 20 अलग-अलग सवाल हैं, जैसे क्या खाना गर्म था, या क्या वेटर का व्यवहार अच्छा था, या क्या कुर्सियां आरामदायक थीं, और क्या संगीत बहुत तेज था, या क्या खाने में नमक सही था, वगैरह। हाँ, ये बहुत ही आम सवाल हैं जो हर जगह पूछे जाते हैं। अब इन 20 सवालों के जवाबों को अलग-अलग देखना बहुत मुश्किल होगा। जब इस डेटा पर EFA लागू किया जाएगा तो सॉफ्टवेयर उन सवालों के बीच के संबंधों को पहचानेगा। वो देखेगा कि जिन लोगों ने खाना गर्म था का सकारात्मक जवाब दिया, उन्होंने नमक सही था का भी सकारात्मक जवाब दिया। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर यही पैटर्न पकड़ता है। इस तरह EFA उन 20 सवालों को शायद 3 मुख्य फैक्टर्स में समेट देगा। पहला, भोजन की गुणवत्ता, दूसरा ग्राहक सेवा, और तीसरा माहौल। 20 सवालों के जटिल जाल से निकलकर सिर्फ 3 मुख्य बिंदुओं पर आना, यही EFA का असली काम है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है ये। और ये प्रक्रिया डेटा को न केवल सरल बनाती है बल्कि उसका अर्थ भी स्पष्ट करती है। लेकिन SPSS सॉफ्टवेयर में EFA को सफलतापूर्वक चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होते हैं। विश्लेषण करने से पहले डेटा की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण चरण है।
तैयारी से मतलब डेटा की सफाई करना? हाँ, किसी भी खराब सामग्री से अच्छा पकवान नहीं बनाया जा सकता है। इसी तरह अगर डेटा सही नहीं है तो ईएफए के परिणाम भी भ्रामक होंगे। इसमें मुख्य रूप से 3 चीजों की जांच की जाती है: लिनियरिटी, नॉर्मेलिटी और आउटलायर्स का ना होना। 1 मिनट, आउटलायर्स तो समझ में आता है कि जो डेटा सबसे अलग है उसे हटाना है, लेकिन ये लीनियरिटी और नॉर्मेलिटी का असल जिंदगी में क्या मतलब है? ये शब्द सुनने में काफी भारी लगते हैं। मैं सोच रही थी कि इसे थोड़ा और सरल किया जाए। जरूर, इसे बहुत ही आसान तरीके से समझा जा सकता है। लिनियरिटी का मतलब है कि दो चीजें एक सीधी रेखा में साथ चलें। जैसे रेस्टोरेंट वाले उदाहरण में, अगर ग्राहक को खाना अच्छा लगा है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वो टिप भी ज्यादा देगा। अच्छा, मतलब एक चीज के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े। बिल्कुल, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी एक निश्चित अनुपात में बढ़े या घटे। अगर डेटा में ये सीधा संबंध नहीं है तो ईएफए काम नहीं करेगा। और अब आते हैं नॉर्मेलिटी पर। नॉर्मेलिटी का मतलब है कि ज्यादातर लोगों की राय बीच में हो, जैसे एक घंटी के आकार का ग्राफ, जिसे बेल कर्व कहते हैं। बेल कर्व यानी बीच में सबसे ऊंचा और किनारों पर नीचे। हाँ, कुछ लोग बहुत खुश होंगे, कुछ बहुत नाराज होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग बीच के होंगे, यानी कहेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक था। अगर सारा का सारा डेटा सिर्फ एक ही तरफ झुका हुआ है तो वो नॉर्मल नहीं है। समझ गई। और आउटलायर्स वो लोग हैं जो इस नॉर्मल ग्राफ को बिगाड़ देते हैं। जैसे अगर ज्यादातर लोग रेस्टोरेंट में अपनी संतुष्टि को 1 से 10 के पैमाने पर 7 या 8 रेटिंग दे रहे हैं और अचानक कोई एक व्यक्ति हर चीज को 0 रेटिंग दे देता है क्योंकि उसका उस दिन मूड खराब था, तो वो एक आउटलायर है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उसे हटाना जरूरी हो जाता है ताकि असली तस्वीर सामने आ सके। और डेटा की इस सफाई के साथ ही एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम आता है: सैंपल साइज, यानी नमूने का आकार। सैंपल साइज का कितना बड़ा होना जरूरी है? सांख्यिकी में इसका महत्व बहुत अधिक है। ईएफए के संदर्भ में एक बहुत ही स्पष्ट थंब रूल माना जाता है कि डेटा में जितने चर या वेरिएबल्स हैं उनके कम से कम 5 से 10 गुना के बराबर सैंपल साइज होना चाहिए। मतलब अगर उस रेस्टोरेंट वाले फीडबैक फॉर्म में 20 सवाल हैं, तो कम से कम 100 से 200 लोगों के जवाब होने ही चाहिए। हाँ, कम से कम। लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ 30 लोगों ने फॉर्म भरा है और 20 सवाल हैं, तो क्या सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देगा? मतलब क्या वो एरर दिखाएगा? नहीं, सॉफ्टवेयर काम करना बंद नहीं करेगा, वो अपना गणित लगा लेगा। लेकिन समस्या ये है कि ईएफए जो पैटर्न खोजेगा वो महज एक संयोग हो सकता है, कोई ठोस वैज्ञानिक तथ्य नहीं। अच्छा, तो वो रैंडम पैटर्न हो सकता है। हाँ, छोटे सैंपल साइज में 1 या 2 अजीब जवाब पूरे मॉडल को अपनी तरफ खींच सकते हैं। इसलिए बड़े डेटा सेट की आवश्यकता होती है ताकि जो पैटर्न निकल कर आए वो स्थिर और भरोसेमंद हो। ये बहुत ही तार्किक बात है। अब मान लेते हैं कि डेटा साफ हो गया है, लिनियरिटी और नॉर्मेलिटी चेक हो गई हैं और सैंपल साइज भी 200 के पार है। इसके बाद एसपीएसएस सॉफ्टवेयर में प्रवेश करने का समय आता है। बिल्कुल, अब असली काम शुरू होता है। सॉफ्टवेयर में इसका रास्ता भी बड़ा दिलचस्प है। एनालाइज मेन्यू में जाकर डायमेंशन रिडक्शन पर क्लिक करना होता है और फिर फैक्टर को चुनना होता है। ये डायमेंशन रिडक्शन नाम ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है, जटिलताओं या आयामों को सिकोड़ कर छोटा करना। और जब एक बार वो फैक्टर विकल्प चुन लिया जाता है तो असली निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। डेटा के भीतर से उन फैक्टर्स को बाहर निकालने के लिए एक्सट्रैक्शन के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ मुख्य रूप से 2 तरीकों का उपयोग होता है। पहला है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यानी पीसीए, और दूसरा है प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग यानी पीएएफ। बाप रे, ये दोनों नाम सुनने में तो किसी इंजीनियरिंग क्लास के लग रहे हैं। पीसीए और पीएफ दोनों का काम डेटा निकालना ही है, तो फिर 2 अलग-अलग तरीके क्यों? एक रिसर्चर को इनमें से क्या चुनना चाहिए? क्योंकि दोनों का नजरिया और गणित बिल्कुल अलग है। पीसीए का मुख्य लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ डेटा को सिकोड़ना है। वो ये नहीं देखता कि सवालों के पीछे कोई गहरी भावना छिपी है या नहीं। वो बस अधिकतम भिन्नता या वेरिएंस को पकड़कर डेटा को छोटा कर देता है। और पीएएफ क्या करता है? पीएएफ एक कदम आगे जाता है। ये सिर्फ डेटा को कम नहीं करता, बल्कि ये साझा भिन्नता यानी शेड वेरिएंस की तलाश करता है। ये उन अंतर्निहित कारणों को खोजने की कोशिश करता है जिनकी वजह से लोग एक खास तरह से जवाब दे रहे हैं। तो अगर हम रेस्टोरेंट का ही उदाहरण लें, तो पीएएफ ये समझने की कोशिश करेगा कि ग्राहक की खुशी वो छिपा हुआ कारण है जिसकी वजह से वो खाने और सर्विस दोनों को अच्छी रेटिंग दे रहा है। एकदम सटीक। अगर उद्देश्य केवल डेटा को छोटा करना है
तो पीसीए का उपयोग होता है। लेकिन अगर उन सवालों के पीछे छिपे हुए असली मनोवैज्ञानिक या व्यवहारिक कारणों को समझना है तो पीएएफ बेहतर विकल्प है। ठीक है, तो हमने एक्सट्रैक्शन का तरीका चुन लिया और फैक्टर्स निकालिए, लेकिन क्या सॉफ्टवेयर हमें ये सब एक साफ सुथरी प्लेट में परोस देता है? मुझे लगता है इसकी ठीक बाद एक और कदम उठाना पड़ता है, जिसे रोटेशन कहते हैं। हाँ, रोटेशन बहुत जरूरी है। और यहाँ वेरीमैक्स रोटेशन का बहुत जिक्र होता है। वेरीमैक्स रोटेशन का नाम तो ऐसा लगता है जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हथियार हो। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? वेरीमैक्स वाकई एक भारी शब्द है, लेकिन इसका काम बहुत सीधा है। रोटेशन को समझने के लिए कल्पना करें कि एक 3 आयामी यानी 3D वस्तु हवा में लटकी हुई है और उसे समझने की कोशिश की जा रही है। 3D वस्तु जैसे कोई क्यूब? हाँ, मान लीजिए कोई क्यूब है। अगर उसे गलत कोण से देखा जाए तो उसकी आकृति स्पष्ट नहीं होगी, लेकिन अगर उस वस्तु को थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो उसके सारे किनारे और रूप एकदम साफ दिखने लगते हैं। वेरीमैक्स रोटेशन डेटा के साथ ठीक यही करता है। मतलब वो डेटा को घुमाता है? वो फैक्टर्स को गणितीय रूप से इस तरह से घुमाता है कि प्रत्येक वेरिएबल केवल एक ही फैक्टर के साथ मजबूती से जुड़ जाए। लेकिन रुको, रोटेशन वाला ये 3D कॉन्सेप्ट सुनने में तो अच्छा है, लेकिन जब हम इसे डेटा पर लागू करते हैं तो क्या इससे असली डेटा बदल नहीं जाता? क्या हम बस अपनी सुविधा के लिए नंबरों के साथ खेल नहीं रहे? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। हम डेटा की मूल संरचना या उसके अर्थ को नहीं बदल रहे हैं। हम सिर्फ अपना नजरिया बदल रहे हैं ताकि वो पैटर्न जो पहले से वहां मौजूद है वो हमें ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे। अच्छा, तो मतलब डेटा वही रहता है, बस देखने का एंगल बदल जाता है। बिल्कुल। वेरीमैक्स का लक्ष्य ही ये होता है कि वो हर फैक्टर को जितना हो सके उतना स्पष्ट और अलग बनाए ताकि परिणामों की व्याख्या आसान हो सके। चलिए, तो डेटा रोटेट भी हो गया। अब एसपीएसएस जो परिणाम देता है वो संख्याओं के एक बड़े जंगल जैसा होता है। इस जंगल से बाहर निकलने के लिए 3 मुख्य पैमानों को समझना जरूरी है। पहला है आइगन वैल्यू। अभी आइगन वैल्यू क्या बला है? आइगन वैल्यूज वास्तव में ये बताते हैं कि कोई एक फैक्टर उस पूरे डेटा सेट में कितनी जानकारी या भिन्नता को अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ एक बहुत ही सख्त नियम चलता है जिसे कैसर क्राइटेरिया कहते हैं। और वो नियम क्या है? नियम यह है कि केवल उन फैक्टर्स पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिनका आइगन वैल्यू 1 से अधिक हो। एक ही क्यों? मतलब 0.5 या 2 क्यों नहीं? एक में ऐसा क्या खास है? क्योंकि 1 का मतलब है एक अकेला चर या एक अकेला सवाल। अगर किसी फैक्टर का आइगन वैल्यू 1 से कम है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो फैक्टर एक अकेले सवाल से भी कम जानकारी दे रहा है। ओह, अब समझी। और जब एक फैक्टर खुद एक सवाल के बराबर भी ताकत नहीं रखता तो उसे एक अलग श्रेणी बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। 1 से ऊपर का स्कोर यह साबित करता है कि वो फैक्टर कम से कम एक सवाल से तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही स्पष्ट नियम है। और इसके साथ ही एक और दृश्य उपकरण आता है जिसे स्क्री प्लॉट कहा जाता है। ये एक ग्राफ होता है जो एक पहाड़ की ढलान जैसा दिखता है। हाँ, ये देखने में बिल्कुल पहाड़ जैसा ही लगता है। इसमें कहा जाता है कि इस ग्राफ में एक कोहनी जैसी आकृति खोजनी चाहिए। ग्राफ की लाइन ऊपर से नीचे की ओर आती है और जहां वो अचानक मुड़कर समतल होने लगती है, ठीक हमारी बाह की कोहनी की तरह, वहां से ये तय किया जाता है कि कितने फैक्टर्स असल में महत्वपूर्ण हैं। कोहनी के ऊपर वाले ढलान के फैक्टर्स को रख लिया जाता है और नीचे जो सीधी लाइन जाती है उसे छोड़ दिया जाता है। स्क्री प्लॉट एक बहुत ही बेहतरीन विजुअल तरीका है। आइगन वैल्यू नंबर देता है और स्क्री प्लॉट उसी नंबर को एक तस्वीर में बदल देता है। विजुअल से समझना हमेशा आसान होता है। बिल्कुल। इन दोनों के बाद आता है फैक्टर लोडिंग्स। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि ये चर और फैक्टर के बीच के संबंध की मजबूती को मापता है। 0.4 से अधिक की लोडिंग को आमतौर पर महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी ये एक चुंबक की तरह है। 0.4 वह न्यूनतम चुंबकीय शक्ति है जो ये साबित करती है कि सवाल और फैक्टर आपस में मजबूती से चिपके हुए हैं। एकदम सही तुलना है। लेकिन यहीं पर मॉडल में सुधार या रिफाइनमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर किसी सवाल की लोडिंग 0.4 से कम है, जिसे कम कम्युनैलिटी कहा जाता है, तो उसे डेटा सेट से हटा दिया जाता है। इसका मतलब वो सवाल किसी भी फैक्टर के साथ नहीं जुड़ पा रहा है। और एक दूसरी स्थिति भी होती है जिसे क्रॉस लोडिंग कहते हैं। हाँ, क्रॉस लोडिंग काफी भ्रम पैदा करती है। ये तब होता है जब एक सवाल 2 अलग-अलग फैक्टर्स पर 0.4 से अधिक की मजबूती से चिपकने की कोशिश कर रहा हो। जैसे रेस्टोरेंट वाले मामले में मान लीजिए एक सवाल था
कि क्या वेटर ने खाना जल्दी परोसा। अब ये सवाल ग्राहक सेवा वाले फैक्टर की तरफ भी खिंच रहा है क्योंकि वेटर की बात हो रही है, और भोजन वाले फैक्टर की तरफ भी खिंच रहा है क्योंकि खाने की बात हो रही है। बिल्कुल, ऐसे सवाल डेटा को उलझा देते हैं। इसलिए मॉडल को परिष्कृत और साफ रखने के लिए ऐसे क्रॉस लोडिंग वाले चरों को निर्दयता से हटा देना पड़ता है। निर्दयता से मतलब कोई रहम नहीं। कोई रहम नहीं। मॉडल में केवल वही सवाल रहने चाहिए जो एक फैक्टर के प्रति पूरी तरह से वफादार हों। तो अब सफाई और छटाई हो गई है। EFA ने हमें बता दिया कि हमारे पास कौन कौन से स्पष्ट फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ से रिसर्च की एक और बड़ी चुनौती शुरू होती है, रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। हाँ, क्योंकि फैक्टर्स खोजना ही काफी नहीं है। ठीक है, हमारे पास फैक्टर्स आ गए, लेकिन क्या उन फैक्टर्स को मापने का हमारा उपकरण लगातार एक जैसे परिणाम दे रहा है? ये जानना भी तो जरूरी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है इस प्रक्रिया का। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि आपके पास वजन तौलने की एक मशीन है, आप उस पर खड़े होते हैं, वो 70 किलो बताती है। आप उतरते हैं, फिर खड़े होते हैं, वो 75 किलो बताने लगती है। फिर तो मैं उस मशीन को ही फेंक दूंगी। बिल्कुल, मशीन काम तो कर रही है, वजन तो नाप रही है, लेकिन वो विश्वसनीय नहीं है। इसी तरह रिसर्च में इस्तेमाल होने वाली प्रश्नावली की विश्वसनीयता जांचनी होती है। यहीं पर क्रोनबैक अल्फा की भूमिका शुरू होती है। ये किसी स्केल की आंतरिक स्थिरता यानी इंटरनल कंसिस्टेंसी को मापने का सबसे लोकप्रिय तरीका है। आंतरिक स्थिरता या इंटरनल कंसिस्टेंसी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कई सवाल एक ही विषय को मापने के लिए पूछे गए हैं, तो क्या लोगों के जवाब उन सभी सवालों के लिए एक समान पैटर्न दिखा रहे हैं? क्रोनबैक अल्फा गणितीय रूप से इसी बात की जांच करता है। ये देखता है कि स्केल के भीतर मौजूद सभी आइटम या सवाल एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से तालमेल बिठा रहे हैं। और इसे SPSS में कैसे करते हैं? एक बहुत ही शानदार विकल्प छिपा हुआ है जिसे मैं एक तरह की मैजिक ट्रिक कहना चाहूंगी। विश्लेषण चलाते समय स्टैटिस्टिक्स में जाकर स्केल इफ आइटम डिलीटेड विकल्प को चुनना एक बहुत ही काम की चीज है। अरे हाँ, वो तो बहुत ही उपयोगी टूल है। ये विकल्प यह देखने की सुविधा देता है कि यदि प्रश्नावली से किसी एक विशेष प्रश्न को हटा दिया जाए तो पूरी विश्वसनीयता पर क्या असर पड़ेगा। ये वाकई एक जादुई टूल है। इसे एक खेल की टीम की तरह समझा जा सकता है, जहां एक कोच ये देखना चाहता है कि कौन सा खिलाड़ी टीम के समग्र प्रदर्शन को नीचे खींच रहा है। अच्छा, तो मतलब जो खराब खेल रहा है उसे बाहर निकालो। बिल्कुल। स्केल इफ आइटम डिलीटेड ये बताता है कि अगर प्रश्न संख्या 4 को बाहर निकाल दिया जाए तो टीम का समग्र स्कोर यानी क्रोनबैक अल्फा स्कोर बढ़ जाएगा। ये एक स्पष्ट संकेत है कि वो विशेष प्रश्न भ्रामक है या लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो अब इस क्रोनबैक अल्फा स्कोर के अंकों को समझते हैं। आखिर ये नंबर क्या कहानी कहते हैं? पैमाने बहुत ही स्पष्ट हैं इसके लिए। अगर अल्फा स्कोर 0.7 से ऊपर है तो उसे स्वीकार्य माना जाता है। मतलब उपकरण ठीक ठाक काम कर रहा है? हाँ, अगर ये 0.8 से ऊपर है तो इसे अच्छा कहा जाता है, यानी रिसर्च को लेकर काफी आश्वस्त हुआ जा सकता है। लेकिन असली पेंच तब फंसता है जब ये स्कोर 0.9 से ऊपर चला जाता है। आमतौर पर तो यही माना जाता है कि परीक्षाओं या टेस्ट में जितना अधिक स्कोर हो उतना बेहतर है। 100 में से 99 आना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो क्या 0.9 से ऊपर आना खराब है? क्रोनबैक अल्फा के मामले में ये सोच उल्टी पड़ सकती है। यदि स्कोर 0.9 से ऊपर चला जाता है तो ये रिडंडेंसी या सवालों के दोहराव का संकेत होता है। रिडंडेंसी? हाँ, बिल्कुल। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी से पूछा जाए कि क्या आपका नाम राहुल है, और फिर अगला सवाल हो कि क्या लोग आपको राहुल बुलाते हैं। एकदम सही। जवाब तो दोनों के एक ही होंगे, जिससे डेटा की आंतरिक स्थिरता का स्कोर बहुत ऊंचा हो जाएगा। लेकिन असल में नया कुछ भी जानने को नहीं मिल रहा है। डेटा के नाम पर बस पन्ने भरे जा रहे हैं। यह एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। उच्च विश्वसनीयता हमेशा उच्च गुणवत्ता की गारंटी नहीं होती। स्कोर 0.9 से ऊपर जाने का मतलब है कि प्रश्नावली में जगह बर्बाद की जा रही है और कुछ सवालों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए हटाया जा सकता है। इससे तो फायदा ही होगा। बिल्कुल। इससे स्केल न केवल छोटा बनता है बल्कि उत्तर देने वाले को भी उसे भरना कम उबाऊ होता है। कोई भी एक ही बात बार बार नहीं लिखना चाहता। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटना चाहें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस यानी EFA उस अराजक और बिखरे हुए डेटा की संरचना को समझने में मदद करता है। ये शोर को कम करके स्पष्ट फैक्टर्स सामने लाता है। सही। और उसके बाद क्रोनबैक अल्फा ये सुनिश्चित करता है कि जो फैक्टर्स खोजे गए हैं उन्हें मापने वाले पैमाने पूरी तरह से विश्वसनीय और सुसंगत है।
SPSS में इन दोनों का तालमेल जटिल डेटा को एक ठोस और वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। बिल्कुल सही है, किसी भी सांख्यिकीय विश्लेषण की रीढ़ है। लेकिन इन सब के बीच रिडंडेंसी वाले बिंदु से एक बहुत ही गहरा सवाल मन में उठता है। वो क्या? क्रोनबेक अल्फा में 0.9 से अधिक के स्कोर को दोहराव माना जाता है। तो क्या आज की दुनिया में डेटा में बहुत अधिक परफेक्शन और कंसिस्टेंसी हासिल करने की अंधी दौड़ में हम अनजाने में लोगों से बस एक ही बात को बार बार तो नहीं पूछ रहे हैं? ये एक सोचने वाली बात है। क्या बिल्कुल साफ सुथरा सांख्यिकीय मॉडल बनाने के चक्कर में हम मानव व्यवहार के उन नए और थोड़े असंगत लेकिन बेहद महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों को तो नहीं खो रहे हैं जो शायद किसी भी गणितीय सांचे में आसानी से फिट नहीं बैठते? ये तो बहुत ही गहरी बात कह दी आपने। मेरा मानना है कि ये सोचने वाली बात है कि डेटा को चमकाने की जिद में कहीं हम उसकी असली मानवीय आत्मा को ही तो नहीं मिटा रहे हैं। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। डेटा के पीछे छिपी इन कहानियों और सांख्यिकी की इस दुनिया को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ।